नेपाल की सड़कों पर हजारों की संख्या में युद्ध करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री का घर जला देते हैं, वहां की संसद को आग लगा देते हैं और 24 घंटे के अंदर ये डिसाइड हो जाता है कि नेपाल का नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कुछ बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि ये जेन जी द्वारा लाई गई क्रांति है, लेकिन इसके पीछे दो मास्टरमाइंड शामिल हैं जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा। अब भारत में रहने वाले कुछ आतंकी मानसिकता के लोगों को ऐसा लगता है भारत में भी ऐसा होगा, लेकिन नमस्कार दोस्तों, पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में भी तख्ता पलट हो गया। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री कहाँ है ये पता नहीं है। नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शपथ ले ली है प्रधानमंत्री पद की। Sushila Karki has been sworn in as the country's interim prime minister. Chief Justice Sushila Karki. ये सब किया किसने? लोगों को ऐसा लग रहा है कि जेन जी द्वारा ये क्रांति लाई गई। मतलब जो यूथ है वो सड़कों पर आया, उसने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और सरकार को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया, मतलब इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। ये सब हुआ कैसे शुरू, इस बात को ध्यान में देते हैं, पहले लाते हैं और ये भी समझते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, वो मास्टरमाइंड कौन से हैं। देखिए, होता यूं है कि 10 तारीख को सुदान गुरुंग नाम का एक व्यक्ति वीडियो बनाकर ये संदेश तमाम युवाओं तक फैलाता है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कि हमें सरकार के खिलाफ और उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना है। ये सुदान गुरुंग कौन है? सुदान गुरुंग वो व्यक्ति है जो हामी नेपाल नाम की एक संस्था रन करता है। नेपाल में एक संस्था है हामी नेपाल, जिसमें भारी मात्रा में यूथ शामिल है। उन तमाम यूथ को वो बुलाता है और वो ये कहता है हो सके तो आप यूनिफॉर्म में आइए, स्कूल यूनिफॉर्म में आइए, बैग लेकर आइए प्रोटेस्ट करने के लिए सरकार के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था? एक्चुअली क्या हुआ था, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बैन कर दिए गए थे नेपाल में, क्योंकि उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नेपो किड्स का और सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहे थे वहां के युवा। नेपो किड्स कौन थे? जो नेताओं के बच्चे थे, वो अपनी महंगी लाइफ स्टाइल, विदेशों में जाके अय्याशियां करना, महंगे बैग, महंगे मोबाइल, महंगी घड़ी, महंगी गाड़ियां, ये यूज करना और उनकी फोटो वीडियोस इंस्टाग्राम, ट्विटर, अलग अलग जगह पे शेयर करना। ये सब देख के नेपाल के जो बेरोजगार यूथ हैं, जो वहाँ की मेन यूथ हैं, वो परेशान आ चुके थे और वो आक्रोश में थे कि हमें ना तो रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, लेकिन नेताओं के बच्चे अय्याशियां कर रहे हैं, वो भी हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। तो इसलिए ये आंदोलन शुरू होना था। तो जो सुदान गुरुंग था वो सबको बुलाता है और अगले दिन 11 तारीख को लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। संसद की तरफ ये लोग बढ़ ही रहे होते हैं, तभी सरकार को ऐसा लगता है कि ये आंदोलन ज्यादा उग्र हो जाएगा। वो तमाम सोशल मीडिया पर जो बैन लगे हुए थे एप्लीकेशन पर, उनको हटा देती है। लेकिन उसके बाद भी युवा नहीं मानते हैं, क्योंकि सुदान गुरुंग की जो संस्था हामी नेपाल थी, उसको पीछे से बालेन शाह सपोर्ट कर रहे थे। बालेन शाह कौन है? बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं। ये 2022 में मेयर बने और ये प्योर भारत विरोधी व्यक्ति हैं। इन्होंने एक मैप लगाया था अपने दफ्तर में, जिसमें भारत के कई राज्यों के हिस्सों को नेपाल का बताया था। ये भारत विरोधी व्यक्ति है, प्योर भारत विरोधी। जब भारत में एक मूवी आई आदि पुरुष, जिसमें माता सीता को भारत की बेटी बताया गया, तब इस व्यक्ति ने ये कहा कि भारत की हिंदी फिल्मों को नेपाल में बैन कर दिया जाए, क्योंकि नेपाल के लिए ये लोग अच्छा नहीं सोचते हैं। और हमें ये भी पता है चाइना का पूरा नियंत्रण नेपाल पर होता है। पाकिस्तान के जरिए नेपाल, चाइना के जरिए नेपाल, और वहां से इंडिया में आना या आतंकवाद की घटनाएं संचालित करना ये आम बात है। हम सभी को ये बात पता है। हालांकि हमारी जांच एजेंसियां इन पर जांच करती रहती हैं और समय समय पर बहुत सारे टेररिस्ट पकड़े भी जाते हैं। तो ये बालेन शाह है। बालेन शाह पीछे से सपोर्ट कर रहा था और बालेन शाह ये कह रहा था कि आंदोलन तब तक बंद नहीं होना चाहिए जब तक कि सरकार न गिर जाए। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा लिया, क्योंकि उसको लगा इसके बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं करना था इन लोगों को। उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री को अपने घर से भागना पड़ा, वो भी बाई हेलीकॉप्टर, मतलब डायरेक्ट जेट से वो नहीं निकले। फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वित्त मंत्री, उनको दौड़ा के पीटा गया। और पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई, जिससे उनकी पत्नी वहीं पर जिंदा जल के मर गई। इसके पहले पुलिस ने भी कम नहीं किया, वहां के जो यूथ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर ओपन फायर कर दिया, मतलब सीधे गोली चला दी,
जिसमें कई 18 से 20 ऐसे सरकारी आंकड़े बताते हैं 18 से 20 लोगों की जान गई और 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हुए। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ मीडिया हाउसेस के हैं, सच्चाई कुछ और है, क्योंकि हम सभी को पता है आंकड़े कितने अच्छे देते हैं। उन यूथ ने नेपाल की मेन स्ट्रीम मीडिया की कई बिल्डिंगें भी जलाई। ये बात समझने वाली है कि जो मीडिया सरकार के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालती थी, फायदे गिनवाती थी, उस मीडिया हाउस पर भी इन छात्रों ने आंदोलन किया और उनको ध्वस्त किया। तो ये सारी चीज थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर नाम निकल आया कि बालेन शाह को नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन फिर एक गुट ऐसा भी था जो ये कहने लगा कि शायद यही कारण है कि बालेन शाह आंदोलन को उग्र करवा रहे थे। फिर बालेन शाह का नाम पीछे जाता है, सुशीला कार्की आती हैं और वो नेपाल की नई और पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेती हैं। ये सारी बात यहां तक होते होते बालेन शाह मेल लीड कर रहे थे और आज भी जो सुशीला कार्की हैं वो भारत में पढ़ के गई हैं। बालेन शाह भी भारत के कर्नाटक राज्य से पीजी करके गए हैं, सुशीला कार्की बीएचयू यूपी से पढ़ के गई हैं और ये दोनों लोग प्योर भारत विरोधी मानसिकता के व्यक्ति हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नहीं ये तो इंडिया प्रेमी है। अरे नहीं भाई, ये दोनों के दोनों भारत के विरोधी व्यक्ति हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बालेन शाह एक ऐसा मैप लगाता है जिसमें इंडिया के कई हिस्सों को वो नेपाल का बताता है। भारतीय फिल्मों को वो नेपाल में बैन करने की बात करता है, नेपाल में नेपाली भाषा को वरीयता देना और हिंदी की समाप्त करने की बात करता है, हिंदी भाषा को। तो ये सारी बातें तो समझ में आ रही हैं। तो ये अब समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आंदोलन के पीछे स्ट्रैटेजिक रणनीति नहीं होती है। हर एक आंदोलन कहीं ना कहीं से संचालित किया जाता है और उसमें वो होता है। लेकिन हाँ, सरकार को भी इससे एक सीख लेनी चाहिए कि कभी भी युवाओं के मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को, महिलाओं के मुद्दों को इतना ज्यादा खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए कि वो परेशान हो जाएं और आंदोलन करने पर आ जाएं। अब भारत में बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो आतंकी मानसिकता के हैं, वो कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है क्या, भारत में ऐसा होगा क्या। कम से कम मैं अपना ओपिनियन बता दूं, मैं कभी नहीं चाहता मेरे देश में सरकार बदले, लोकतांत्रिक तरीके से बदले। मैं ये भी चाहता हूं सरकार आएंगी जाएंगी, नेता रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लेकिन हम अपनी देश की संसद में ऐसा करते हैं। अब नेपाल में क्या हुआ, नेपाल की संसद को आग लगाया गया, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को घर को जला दिया गया। तो ये सारी चीजें कम से कम मैं तो नहीं चाहता कि भारत में हो। और ये हमारी जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है कि ऐसा अगर कुछ हो रहा है बैक साइड में तो उसकी जांच करें। और फिलहाल सरकार को भी सीख लेनी चाहिए, दुनिया के तमाम सरकारों को, कि ऐसा कभी भी ना हो कि युवाओं के मुद्दे को लगातार नजरअंदाज किया जाए, बेरोजगारी चरम पर हो जाए, महंगाई चरम पर हो जाए, स्वास्थ्य मिले ना, शिक्षा मिले ना। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो जनता का आक्रोश होता है ना, उसका कोई ना कोई व्यक्ति बैक फ्रंट से फायदा उठाता है और वो फिर तख्ता पलट जैसी चीजें या फिर और भी उग्र चीजें हो सकती हैं। तो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देश की अलग, तमाम दुनिया के अलग अलग देशों को ये चीज समझना होगा कि लोकतंत्र में क्या जरूरी होता है क्या नहीं। हालांकि हमारे यहाँ के नेताओं के बच्चे अलग हैं, हमारे यहाँ के नेताओं के बच्चे मौज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो वीडियो फोटो नहीं डालते इंस्टाग्राम पे, उनको पता है। और नेपाल ने एक गलती और की थी, नेपाल को हमारे देश की जैसी मीडिया संचालित करनी चाहिए थी, ताकि वो आके ये बताएं कि तुम बेरोजगार रहोगे तो क्या फायदा है इसका, अगर तुमको रोजगार नहीं मिलेगा तो इसके क्या फायदे हैं, अगर नेताओं के बच्चे मौज करेंगे तो इससे आम जनता को क्या फायदा है। सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह, ऐसे पत्रकारों को ले जाया जा सकता था, लेकिन हालांकि ऐसा किया नहीं, इसलिए तख्ता पलट हो गया। तो यहीं तक था वीडियो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।